मोह माया है, ठीक है। और ये आपकी जो उम्र होती है ना 18 से 24 के बीच वाली, ये आपको इसी मोह माया में फंसाती है। अगर आप बच गए इस मोह माया में फंसने से, तब तो बाकी की ज़िंदगी में बहुतों को फंसा लोगे, ठीक। और अगर इसी ड्यूरेशन में आप फंस गए तो फिर तो बाकी की ज़िंदगी ख़त्म है आपकी। फिर तो कुछ समझो कि हो ही नहीं पाया। बहुत रेयरली ऐसा हो पाता है कि कोई बच्चा कुछ कर पाता है अगर फंस गया तो चंगुल में। और फंसने का भी दो तरीका होता है कि आप पूरे तरीके से उसके चंगुल में हैं, आप अपने मन से कुछ नहीं काम कर पा रहे हैं, जो भी करना है पूछ पूछ के करना पड़ रहा है, ठीक है। और एक होता है कि नहीं चलो साथ है, अच्छी बात है, लेकिन जो मेरा प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस क्या है आपका कैरियर, उसको आप पहले नंबर पे रखो, बाकी सबको नीचे रखो। बात आई समझ में? लेकिन यहाँ पे लड़का क्या करता है, बाकी सबको नीचे रखता है और अपनी चाहत को ऊपर रखता है, ठीक है। और चाहत उसकी क्या होनी चाहिए, उसका फ्यूचर होना चाहिए, उसका कैरियर होना चाहिए, लेकिन चाहत तो कोई और ही चाहत है यहाँ पर। इसलिए मामला गड़बड़ है, इसलिए बच्चा गुमराह है और सरकार को कोसेगा, सरकार नौकरी नहीं दे रही, सरकार नौकरी नहीं दे रही। बात समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ नहीं है। आज के ज़माने में भी कोई कितना भी चिल्ला ले कि मेरे को जॉब नहीं मिल रहा, मेरे को जॉब नहीं मिल रहा, भाई अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो जॉब झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। बात समझ रहे हो ना? वो तो जॉब आएगी आएगी। अब आता कुछ है नहीं, अब चाहते हो तुमको कि 80,000 रुपये पर मंथ की जॉब मिल जाए, तो कैसे मिल जाएगी? कुछ नहीं मिलेगी। अपने आप को उस लेवल तक लेके तो जाओ, पहले आप डिजर्व करो, पहले आप डिजर्व करो उस चीज़ के लिए, तब आपको जाके मिलेगी। यहाँ तो सबका सपना होता है, क्या कहते हैं, कैटरीना कैफ का, सबका सपना कैटरीना कैफ से नीचे कोई नहीं सोच रहा होता है, ठीक है। हाँ नहीं, वो बनो ना बनो वो बात की बात है, मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे सबको चाहिए कैटरीना कैफ, लेकिन कोई भी उस लेवल का काम करना चाहता है क्या? कोई विक्की कौशल बनना चाहता है क्या? उस लेवल पे मेहनत करना चाहता है जाके क्या? लेकिन कैटरीना कैफ विक्की कौशल के साथ गई, बड़ी मजबूरी में गई है, ठीक है, बहुत मजबूरी में गई है। कहाँ विक्की कौशल और कहाँ कैटरीना कैफ, समझ रहे हो? हाँ, मतलब सलमान खान का नाम जिसके साथ जुड़ जाए भाई, सलमान खान की ज़िंदगी बर्बाद है। कितनी की जिंदगियाँ वो उसने बर्बाद करके छोड़ दी, वो कहाँ बर्बाद है, वो कहाँ बर्बाद है भाई? 60-62 साल की उम्र में चलिए कोई बात नहीं, करने दीजिए, उनकी अपनी ज़िंदगी है। किसी की ज़िंदगी में अपने को इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम कुछ करो, तुम जहर खा के मर जाओ, उससे हम लोग की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तुम जिंदा रहोगे तब भी हमको एसएससी का पेपर देना है, और मर जाओगे तब भी हमको एसएससी का पेपर देना है, ठीक है। चलिए, तो आपको ये बातें समझ में आ गई, परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज डिक्रीमेंट। अब हम थोड़ा सा डिक्रीमेंट की बात कर लें, फिर हम लोग उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यही कहूँ आपसे कि इफ़ 120 इज डिक्रीज्ड बाय 25%, 120 को 25%, 120 में को नहीं में 120 में 25% की कमी। अब इसको देखो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि 120 में से आपको 25% ऑफ 120 माइनस करना है, यही करना, ठीक है। 120 में से 25% ऑफ 120 माइनस कर दो, तो 120 माइनस 25% यानी 25/100 गुणे 120, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 3 12, 120 माइनस 30 कितना आ गया? 90 आ गया। पहला मेथड पता चल गया आपको, पता चल गया, ठीक। इसी के साथ दूसरा मेथड भी देख लो। ये 120 है, इसको मैंने अभी लास्ट में बताया था, आप लिख सकते हो 100% ऑफ 120, ठीक है, माइनस 25% ऑफ 120, ठीक है। और परसेंट ऑफ 120, परसेंट ऑफ 120 दोनों में है, कॉमन है, इसको बाहर निकाल दो, तो बचेगा क्या? 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 परसेंट ऑफ 120, ये कितना हो जाएगा?
75% ऑफ 120। अब इसको मैं सॉल्व कर दूं तो 75% यानी 75/100 इंटू 120। 25 तियाँ 75, 25 चौक के 100, 4 एक कम 4, 4 तियाँ 12, 30 30 तियाँ 90, 90 आ गया। तो बात आपको समझ में आई। 25% इंक्रीमेंट यानी वैल्यू कितनी करनी है 125%। 25% डिक्रीमेंट यानी वैल्यू कितनी करनी है 75%। 100 में ऐड कर देना है जब इंक्रीमेंट करना है, और जब डिक्रीमेंट करना है तो 100 में से माइनस कर देना है। ठीक है। किसी चीज़ की वैल्यू 20% कम करनी है तो कितना कर दोगे 80%, 80%। ठीक है। किसी चीज़ की वैल्यू 50% कम करनी है तो उसकी वैल्यू कितनी कर दोगे 50% कर दो। किसी चीज़ की वैल्यू 10% कम करनी है तो उसकी वैल्यू कितनी कर दोगे 90% कर दोगे। बात आई समझ में? कोई दिक्कत? नोट करो फिर आगे बताएं। तो आगे तुम लोग नोट कर लेना, जैसे एक नोट पॉइंट बना के कोई नंबर n अगर x% डिक्रीज किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। मैं लिख देता हूँ अभी। ऊपर वाला तो लिख लिया होगा आपने, लिख लिया ना? हो गया? इफ n इज डिक्रीज्ड बाय x%, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है n इंटू 100 माइनस x बाई 100 हो जाती है। ये चीज़ आप नोट कर लो अपनी कॉपी में। हो गया? चलो अब देखो वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं। 120 इज डिक्रीज्ड बाय 25%। ठीक है। अच्छा 100 को अगर 25% कम कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 हो जाएगी। ठीक है। बस आ जाओ। अब आप 25% पकड़ लो। तो जब आपने 25% पकड़ा तो 25 को लिखोगे क्या 100 लिखोगे 25/100। अब देखो 25% डिक्रीमेंट का मतलब क्या हो गया 25% डिक्रीमेंट। यहाँ मैं डिक्रीमेंट का साइन भी लगा दूँ तो 25% डिक्रीमेंट का मतलब क्या कि 100 की वैल्यू 25 कम करनी है। यही तो मतलब हुआ। या 25 एक कम 25, 2500 का 100 आ गया 1/4, मतलब कि 4 की वैल्यू में 1 की कमी करनी है। बात आई समझ में? 4 की वैल्यू में 1 की कमी यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी जब 4 में 1 की कमी करोगे तो। लेकिन इस 4 की जगह अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए। कितना गुना 30 गुना। तो जो नई वैल्यू आपको मिल रही है ये भी कितनी होनी चाहिए 30 गुना होनी चाहिए, यानी कितनी 90 ही आ रहा था अभी से पहले जो किया था। तो बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? फिर मैंने आपसे ये कहा कि 25% डिक्रीमेंट का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू को आप कितना कर दो 75% कर दो। यही तो बोला मैंने, उसकी वैल्यू को कितना कर दो 75% कर दो। इसका मतलब क्या हुआ 75% मतलब 75/100। यही तो हुआ। यानी अगर 75% वैल्यू करनी है इसका मतलब क्या हुआ कि 100 को जब मैंने 25% कम किया तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 75 हो गई। 100 को जब मैंने 25% कम किया तो उसकी वैल्यू हो गई 75। इसको मैं काटूं तो 25 तिहाई 75, 25 चौक के 100 यानी 3/3
4, मतलब 4 को जब मैंने 25% कम किया तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। बात आ रही समझ में? 4 को 25% कम किया तो वैल्यू 3, बट 4 की जगह पे आना चाहिए था कितना? 120, 2 की 30 गुना है, तो ये 3 भी आपका 30 गुना होना चाहिए, यानी कितना? 90। हाँ कर सकते हो, बात तो वही हो जाती है ना, बात तो वही होगी, आप 75% निकाल रहे हो। केवल अभी आप तरीका सीखे। हो गई बात? हो गया? अब इसी पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, और ये एग्ज़ाम में आ सकता है और आया भी है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में। लिखिए, if numerator of a fraction is increased by 20%, is increased by 20%, and denominator is decreased by 5%, then fraction becomes 5/2. Fraction becomes 5/2. Find original fraction. Find original fraction. कोशिश कीजिए। हो गया?
नहीं हुआ। ऑप्शन है इसमें दिया हुआ, पहला 97/46, दूसरा 95/48, तीसरा 95/43 और चौथा 93/43। ये ऑप्शंस हैं आपके। किसी का आया? नहीं आया? किसी का नहीं आया? चलो देखो ज़रा, सामने देखेंगे सभी लोग। मैंने मान लिया जो मूल भिन्न है, मूल भिन्न मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है उसको मैंने मान लिया x/y। ठीक है, ओरिजिनल फ्रैक्शन को मैंने मान लिया x/y, जिसमें से x जो होगा वो न्यूमरेटर यानी अंश होगा और y क्या होगा, डिनोमिनेटर यानी हर होगा। अब x को बढ़ाया जाएगा कितना, 20% है, हाँ x को 20% बढ़ाया जाएगा और y यानी डिनोमिनेटर को 5% कम किया जाएगा। तो जो वैल्यू है वो 5/2 हो जा रही है। तो देखो x को अगर मैं 20% बढ़ाऊं तो इसकी वैल्यू कितनी करूंगा मैं, वो 120% करूंगा। 20% बढ़ाने का मतलब 120%, तो x × 120% कर सकता हूं ना। ठीक, अब y की जो वैल्यू है वो मुझे को 5% कम करनी है, मतलब कितनी, y × 5% की कमी, मतलब वैल्यू कितनी करनी है, 95%। तो ये हो गया 95%। बात आ गई समझ में। अब जब हमने इतना कर दिया तो ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू थी वो चेंज हो गई कितनी, 5/2 ये हो गई। हाँ भी करेंगे, बात आई समझ में। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे तो आपको x/y चाहिए ना, आपसे ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा है तो आपको x और y की वैल्यू नहीं निकालनी, x/y की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो चलो इसको देखो, आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, ये परसेंट और ये परसेंट आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 120 और 95 है, 5 से कटेगा तो 19 पंचे 95 और 24 पंचे 120। ठीक है, अब 19 को मैं यहाँ पहुँचा दूंगा, 24 को मैं यहाँ पहुँचा दूंगा, यानी यहाँ से देखिए x/y = 5 × 19 / 24 × 2 यानी 19 पंचे 95 बटे 24 दूना 48। ये हो गया आपका आंसर। 95/48 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है। बोलो बात आ गई समझ में या नहीं आई, समझ रहे हो ना। तो जो सीखा है उसको क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करना है। न्यूमरेटर को हमने x मान लिया, डिनोमिनेटर को सर y मान लिया था, कोई बात नहीं, तो y का 120 हो जाएगा, x का 95 हो जाएगा, बाकी आप y/x की वैल्यू निकालोगे। हो गया, एक क्वेश्चन और करें इसी टाइप का, करो जरा, लिखो। लिखिए। हाँ 5 × 24 और 19 × 2 25 हो गया। क्या 24 × 5 और 19 × 2 सबसे लास्ट में से 24 × 2 और 19 × 5 क्यों किया गया। देखो यहाँ से आपको मिल रहा था x × 24 / y × 19 = 5/2, ये मिल रहा था। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, x/y की चाहिए, वैल्यू x/y की चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा था क्या, मूल भिन्न
यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना था आपको, ठीक है। यानी आपको x और y को छोड़ के बाकी सबको एक साइड पहुंचा देना था, ठीक है। तो ये 19 यहाँ पर डिवीजन में है, तो इक्वल टू के जब दूसरी साइड में लेके जाओगे ना तो वो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ठीक है। और ये 24 ऊपर वाले के मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर जब करोगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। बस इतना सा काम हुआ है। ये 19 जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझते हो ना, ये ऊपर पहुंचेगा, ये 24 आपका नीचे पहुंचेगा। बस ओरिजिनल ही आपको चाहिए था x/y। देखिए क्वेश्चन, इफ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 15%, if numerator of a fraction is increased by 15% and denominator is decreased by 8%, 15% and the denominator is decreased by 8%, and the denominator is decreased by 8%, then the fraction becomes 15/16, 15/16, 15/16. Find original fraction. Find original fraction. ये ऑप्शन है आपके, क्या हुआ, डी आ रहा है, और किसी का? चलो भी देख लेते हैं। एकदम सेम क्वेश्चन है जो लास्ट वाला किया है, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है आपको। नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा, अपोजिट कैसे आएगा? 1/2 और 2/1 एक ही थोड़ी ना होता है। चलो आ जाओ, आ जाइए देखते हैं। देखो अब आप लोग मेन कोर्स में आ चुके हो। मेन कोर्स मतलब कि अब हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं, ठीक। तभी हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया, वो भी एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है और आ भी सकता है। तो देखो जरा, आपको वही मानना है। ओरिजिनल भिन्न मान लिया मैंने x/y, ओरिजिनल भिन्न कितना है x/y।
अब x को मैंने बढ़ाया कितना 15%, मतलब 115% इसकी वैल्यू करेंगे हम, तो x गुणे 115% और y 8% आपने कम किया, तो 8% कम किया मतलब वैल्यू कितनी की 92%, तो ये हो गया 92%। और वैल्यू कितनी हो गई 15/16, वैल्यू कितनी हो गई 15/16। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, x/y की वैल्यू निकाल लो। ठीक, तो ये देखो ये परसेंट और ये परसेंट तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। और क्या क्या कैंसिल हो सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है कैंसिल। देखो ये 15 है, ये 115 है, कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन 5 से तो कटेगा, तो 5 से काटो, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 23। ठीक है, 16 किससे काटोगे 4 से कटेगा, 4 चौक के 16। ठीक है, और ये को 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 23। और ये भी 23, ये भी 23, 23 और 23 कट गया। ठीक है, बच क्या गया x/y इक्वल टू 3/4। है कोई ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन, डी वाला। वो कैसे भी काटो, कटना तो वही है। अगर आप कट जाए तो अच्छी बात है, ना कटे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। अरे कैसे 4/3 आएगा यार, देखो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 92 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाई 115, तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 16, 4 चौक के 16, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 23 और 23 कट गया, आपको 3/4 यहाँ से ही मिलेगा। कैसे कह रहे हो कि 4/3 मिलेगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सर लोग माइंड में इसको सॉल्व करेंगे, कॉपी में अपने कर सकते हैं। देखो वो तो आप पे डिपेंड करता है, वो आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। ठीक है, बहुत बच्चा होता है जो माइंड में भी सॉल्व कर ले जाता है। ठीक है, बहुत बच्चा होता है जिसको करना पड़ता है। सर एग्जाम तो वो सीपीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। हाँ, वो आपको A4 पेपर मिलता है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। एक सिंगल शीट नहीं, आप और भी ले सकते हैं। हाँ, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक ही मिलेगा, ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा ले लो, फिर ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा ले लो। ठीक है, मिलता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि एक A4 शीट पेपर पे, ये A4 शीट पेपर है, इसके दोनों साइड मिला करके कम से कम 150 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ले जाओ एक सिंगल पेपर पे। एक सिंगल पेपर पर आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालनी ही पड़ेगी। एक सिंगल A4 पेपर पे कम से कम 150 क्वेश्चन, और हो जाते हैं। हाँ हाँ, रफ मतलब आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करना है, जैसे कि आप कोई 25-30 क्वेश्चन लेके बैठ जाओ सॉल्व करने। एक तो आपके पास फेयर होना चाहिए जहाँ पर आप अपने सारे कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स को नोट करोगे, जैसे आप यहाँ पे कर रहे हो। लेकिन जब खुद की प्रैक्टिस करने की बारी आए तो आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करना है कि जितना कम से कम लिखना पड़े, कम से कम लिखना जितना पड़े उतना बेहतर होगा। चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में करने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे समय के साथ, रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए, तो देखना क्वेश्चन पढ़ते ही आधा क्वेश्चन आपके दिमाग में ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, और ये तब होता है जब आप एक क्वेश्चन से कम 3 बार रूबरू होते हैं, कम से कम 3 बार। मतलब कि एक क्वेश्चन आपकी आंख के सामने से जब 3 बार गुजर जाए, तब समझना कि वो क्वेश्चन जब चौथी बार आपके आंख के सामने से गुजरेगा तो आप उसको बस ऐਵੇਂ ही निपटा दोगे, ऐਵੇਂ ही निपटा दोगे। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ, और बार बार लगाओ। ठीक है, बार बार लगाओ। CGL को क्वालिफाई करने का मूल मंत्र यही है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। ठीक है, बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार क्वेश्चंस को लगाना है, और कभी भी 50 किताबों के पीछे मत भागना। कोई भी एक मैथ्स की किताब मैंने आपको बता रखी है, ले लियो ना, उसी को लगाना है और बार बार लगाना है। ये नहीं कि एक बार लगा लिया तो उसको किनारे करो, चलो दूसरी बुक खरीद के लाओ, नहीं, उसी बुक को फिर से लगाना है। लग गई दोबारा, फिर से लगाना है, लग गई थी 12, अब फिर से लगाना है। इतना कर लोगे ना
तो मैथ्स में कोई आपके 80% 90% मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक। और मैं जब भी मैथ्स की मैं बात करता हूँ तो मेरा मतलब होता है टायर 2 मतलब कि 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। और आपने अगर इतना कर दिया जितना मैंने कहा, तो इस 100 क्वेश्चन में से आप गिरी सी गिरित हालत में 80 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने की कंडीशन में हमेशा होंगे 100 में से। और ये बहुत बड़ी बात होती है 2 घंटे के अंदर। समझ में आ रही बात? तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइम पे। कल आपकी दोनों क्लासेस चलेंगी, ठीक है। हाँ, आज बस इतना ही होगा, क्योंकि रीजनिंग वाले सर को थोड़ा सा जाना पड़ा है कहीं ज़रूरी काम से, और इंग्लिश वाले सर भी नहीं आ पाए, और जीएस वाले सर को भी जाना पड़ा थोड़ा काम से, ठीक। तो कल हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे, कल आपकी दोनों क्लासेस चलेंगी, ठीक है। हाँ नहीं, सीईटी असल में क्या है ना कि सीईटी होने वाला था, लेकिन सीईटी इस साल हुआ नहीं, वो तो 2019 से हो रहा है, लेकिन इस साल लग रहा था कि मार्च में सीईटी हो जाएगा, लेकिन सीजीएल की वैकेंसी आ गई, फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो सीईटी नहीं होना है। जब सीईटी आएगा तब सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई और वैकेंसी नहीं आएगी, पहले सीईटी होगा, उसके बाद फिर वैकेंसी जाएंगी। जितने भी अभी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स देख रहे हैं, चाहे वह रेलवे हो, बैंक हो या फिर एसएससी हो, इन सब का जो प्री होता है ये कंबाइंड होगा, जिसको आप सीईटी बोलोगे। हाँ, सीएचएसएल का हाँ प्री खत्म हो जाएगा, केवल डिस्क्रिप्टिव रह जाएगा फिर, और सीजीएल में केवल आपको मेंस देना रह जाएगा, लेकिन उसके लिए सीईटी क्वालिफाई होना ज़रूरी है। जैसे अभी पेट हुआ था ना, तो पेट में अभी लेखपाल के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो लेखपाल का फॉर्म वही डाल सकता है जिसने पेट दिया हो, जिसके पास पेट का स्कोर कार्ड हो, ठीक है। अब सारा बच्चा फॉर्म डाल देगा, फिर वो अपनी वैकेंसी के हिसाब से 15 गुना बच्चा एक्स्ट्रा वो कट ऑफ अपना बना देंगे, 15 गुना बच्चे का जो कट ऑफ में आएगा अंदर, उतना ही बच्चा अब लेखपाल का रिटर्न एग्ज़ाम देगा, बाकी सब लोग अब रेस से बाहर। इसलिए सबसे पहले तो अब ये हो गया है कि अपने आप को इस काबिल बनाओ कि फॉर्म भर सको। अब जो बच्चा पेट में क्वालिफाई नहीं है, या जिनके पेट में मार्क्स कम है, फॉर्म तो भर देगा लेकिन पेपर देने को ही नहीं मिलेगा उसको, तो कहाँ से क्वालिफाई होगा वो। अब जो बच्चा 90%, जिसका 90 परसेंटाइल से ऊपर है पेट में, वही उम्मीद करे कि उसको लेखपाल का पेपर देने का मौका मिलेगा। और 90% भी नहीं, आप ये मानो कि 93-94 परसेंटाइल से ऊपर जिनका है, उन्हीं को लेखपाल का पेपर देने का मौका मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। नहीं, अभी सीईटी का कोई लोचा नहीं है। अगर सीईटी आएगा तो कम से कम 3 महीना पहले आपको पता चल जाएगा कि सीईटी होने वाला है, कम से कम 3 महीना पहले। इवन मेरा लगता है कि इससे ज़्यादा दिन पहले ही पता चल जाएगा। अभी इस बार मार्च में होने वाला था, वो जुलाई से ही हल्ला था, जून जुलाई से, कि मार्च में होगा, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, लेकिन होगा जरूर 24 से पहले होगा। सेम पैटर्न सीजीएल का जो पैटर्न है प्री का, सीजीएल प्री का जो पैटर्न है, सेम पैटर्न होगा सीईटी का। सीईटी का एक पेपर होगा, सीजीएल का 2 पेपर, मतलब 3 पेपर देना पड़ेगा। जो सीजीएल का प्री होता है वो ही सीईटी हो जाएगा बस, माने प्री आपको अलग से नहीं देना होगा, केवल मेंस देना होगा अब आपको, ठीक है। तो एक ठीक है, हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। ऑफ कीजिए।